हाय गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। तो 26 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए, क्वेरीज इन लोकसभा, सीबीआई स्टडिंग लोकसभा प्लेंट अगेंस्ट महुआ। अब यहाँ पर एक जो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है कि उन्होंने किसी से पैसे लेकर अदानीज को लेकर के क्वेश्चंस पूछे पार्लियामेंट में, विच इज एन ऑफेंस। कि ऐसे आप पार्लियामेंटेरियंस जो है पैसे लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कोई भी पर्टिकुलरली इन द पार्लियामेंट। तो पढ़ते हैं। The CBI, that is the Central Bureau of Investigation, is looking into the complaint forwarded by the Lokpal regarding an allegation against Trinamool Congress MP Mahua Moitra related to certain questions raised by her in the Lok Sabha। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम महुआ मोइत्रा, ठीक है ना। ये क्या है? शी इज एन एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सी बिलोंग्स टू कौन सी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल, एक मिनट, तृणमूल, ये लिखेंगे तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना, को बिलोंग करती हैं, पार्टी जो है इनकी। एंड क्या एलिगेशन है इनके अगेंस्ट? ठीक है, क्वेश्चंस रेज्ड बाय हर इन लोकसभा गॉट पेड फॉर सेम, ठीक है ना। किसी से पैसे लिए, मतलब करप्शन चार्जेस है इनके अगेंस्ट। क्लैरिफाइंग दैट नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, मतलब कोई भी इंक्वायरी अभी तक नहीं इंस्टीट्यूट करी गई है अगेंस्ट हर। लास्ट मंथ बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे हैड लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद द लोकपाल alleging that bribes were taken in exchange for raising questions. She has been accused of sharing her लोकपाल login credentials। ये भी हुआ है, ठीक है ना। accused of sharing लोकसभा login credentials with Dubai-based industrialist दर्शन हीरा नंदानी, ठीक है। तो अदानीज के अगेंस्ट क्वेश्चंस रेज करे, स्पेसिफिकली इनके कहने पर ऐसा एलिगेशन जो है इनके अगेंस्ट है। तो आपको ये सारे नाम ही पता होने चाहिए कि किसने किसके के साथ लॉगिन, जो मतलब ऑनलाइन भी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का होता है, वो भी इन्होंने शेयर किया। तो महुआ मोइत्रा कौन सी पार्टी को बिलोंग करती हैं, क्या एलिगेशन है इनके अगेंस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमने लिख भी लिए हैं। उसके बाद आता है गवर्नर वाला जो बिल है, उसके अंदर अभी हमें और क्लैरिटी मिल रही है कि गवर्नर जो है वो बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। कॉन्ट्री टू द पॉपुलर perception that the bills re-adopted by the assembly last week stand for replacing governor with chief minister as chancellor, a perusal of the text of the bills reveals that they do not disturb the status of governor as chancellor। अब यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर एक बिल की बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि इवेंचुअली आज की डेट में क्या है, चांसलर जो है, चांसलर, तो यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। गवर्नर क्या है? गवर्नर इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा था कि एक बिल आएगा जिसमें गवर्नर को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से, मतलब गवर्नर वुड नो मोर बी द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, पर ऐसा नहीं लग रहा है। द बिल ओनली सीक टू टेक अवे द पावर, यहाँ पे लिखेंगे इन तमिलनाडु द बिल सीक्स टू take away the power of the governor with regard to appointment of vice chancellor। तो जो गवर्नर थे वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करते थे, वो पावर जो है वो ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड गिव इट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले क्या लग रहा था
पहले क्या लग रहा था कि गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से हटा देंगे, बट अब गवर्नर के पास जो पावर है टू अपॉइंट वाइस चांसलर, वहां पर गवर्नर नहीं अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट करेगी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, विद दिस रिगार्ड द एक्सप्रेशन गवर्नर इज सब्सटीट्यूटेड बाय द टर्म गवर्नमेंट थ्रू अ न्यू section. The bill state the VC can be removed only by the order of the government. ठीक है ना, removal, ठीक है ना, VC can be removed, VC can be removed only by the order of the government. ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही वो रिमूव होंगे। फाइन, चलिए आगे चलेंगे। इंडियन इटालियन फर्म्स टू सेट अप जॉइंट वेंचर इन तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। Indian firm Merlin Hawk Aerospace Private Limited signed a joint venture agreement with Italy's Vega Composites SRL to establish a manufacturing and design facility in Tamil Nadu Defence Corridor for advanced composite material based products. ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा लिखेंगे बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन फर्म लिखिए, इंडियन फर्म Merlin Hawk Aerospace Private Limited signed joint venture agreement with Italy's Vega Composites to establish manufacturing facility in Tamil Nadu Defence Corridor for advanced composite material based products. ठीक है ना, तो इन जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसकी प्रोडक्शन करेंगे कौन? ये वाली इंडियन कंपनी है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी इज अ इटालियन कंपनी। ठीक है ना, तो ये करेंगे, तो ये पता होना चाहिए आपको, इतना ही नोट करना है, बाकी कुछ नहीं नोट करेंगे इसमें से। होम मिनिस्ट्री हैज इन्वाइटेड सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम ले एंड कारगिल फॉर डिस्कशन। ये लिखेंगे, होम मिनिस्ट्री हैज इन्वाइटेड civil society leaders from Leh and Kargil for discussion. ठीक है, डिस्कशन के लिए बुलाया, क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसमें लेह और कारगिल को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो आर्टिकल 370 रिमूव हो गया, इनका स्पेशल स्टेटस चला गया, इनके हाथ से स्टेटहुड चली गई, तो अब ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कम्स एमिड फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट। ठीक है ना, क्यों बुला रहे हैं? वाई, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वाई। ठीक है ना, फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट्स इन लद्दाख seeking statehood। ठीक है, seeking statehood, constitutional safeguards for the union territory and other demands। ठीक है ना, safeguards for UT एंड अदर डिमांड्स। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लिखेंगे इनकी जो मेन डिमांड है वो क्या है, कि ये स्टेटहुड मांग रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड बना दिया जाए, स्टेट घोषित कर दिया जाए लद्दाख को। ठीक है ना, मतलब लद्दाख और कारगिल वाले एरिया को। इसी चक्कर में अर्लियर हम लिखेंगे, अर्लियर होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड committee chaired by Nityanand Rai, who is Minister of State
फॉर होम, ठीक है ना। उन्होंने करा टू इंश्योर, इनको क्यों बनाया गया था, ये क्या कर रहे थे, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। क्या यहाँ पे लिखेंगे, दिस इनिशिएटिव was rejected by the people of Ladakh। तो यहाँ पे समझेंगे क्या हुआ, ठीक है। ये जो साइड में लिख रही हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं। जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था एक टाइम पे ले और मतलब लद्दाख रीजन और कारगिल, ठीक है ना। अब इनको यूटी बना दिया, अब इसमें यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख और कारगिल को, इसमें ले एरिया भी आता है। यूनियन टेरिटरी बना दिया है, स्टेटहुड स्टेट नहीं है। अब स्टेट का क्या फायदा होता है, सीएम होता है, मेंबर्स जो होते हैं कुछ बहुत सारे रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब एक स्टेट की एक अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है। यूनियन टेरिटरी के अंदर किसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंदर आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक स्टेट जो जगह होगी उसकी ज्यादा पार्लियामेंट में सुनवाई होगी, ठीक है, रादर देन यूनियन टेरिटरी, ऐसा लोगों का मानना है, तभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस क्यों, क्योंकि हम ट्राइबल एरिया हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज दूसरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइबल एरियाज को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जिसके अंदर ऑटोनमस बॉडी बनती है, जिसमें लोग जो हैं ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो स्पेसिफिकली ये लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड लॉज होते हैं वो इनको एप्लीकेबल नहीं होते। तो लद्दाख और कारगिल वालों की यही डिमांड है, ठीक है ना। और इसी के चलते अब होम मिनिस्ट्री ने उनको उनके सिविल सोसाइटी लीडर्स को डिस्कशन के लिए भी बुलाया है, जिसके अंदर उनकी मेन डिमांड क्या है, स्टेटहुड, ठीक है ना। तो इसमें हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बैकग्राउंड आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। अब आगे, दिस टाइम द ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हैव चोजन 7 members each from their respective regions to present their demands before the center. Chairing Dorje Lakruk, one of the members of LAB who resigned from Bharatiya Janata Party in 2020, said they would press for their 4 demands, that is statehood for Ladakh, inclusion of Ladakh in 6th schedule of the constitution, reservation in jobs for local people, and 1 Lok Sabha seat each for Leh and Kargil। तो इनकी डिमांड्स अब क्या हैं, ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या अब यहाँ पर, ठीक है। ले एपेक्स बॉडी बनी हुई है, ले एपेक्स बॉडी लैब एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, that is KDA, has the following demands, ठीक है, जो हमने पहले भी लिखी थी। पहली डिमांड क्या है, स्टेटहुड, स्पेशल स्टेटस। नंबर 1 क्या है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ठीक है। इसको मैं नीटली लिख देती हूँ। नंबर 1 इज स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ठीक है। नंबर 1 इज स्टेटहुड फॉर लद्दाख। नंबर 2 इज इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th schedule, दैट इज स्पेशल स्टेटस। क्या दे रहे हैं यहाँ पर, स्पेशल स्टेटस कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ वही ले पाएंगे विद रिगार्ड टू विद रिगार्ड टू वेरियस लॉज, ठीक है ना। रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल्स एंड 1 लोक सभा seat each of ले एंड कारगिल, ये इनकी डिमांड्स है, ठीक है जी। Since the removal of its special status, several political groups have been demanding that land
एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ लद्दाख बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइबल्स हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी लद्दाख में लैंड खरीद ले, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए चीज, ठीक है ना। 6th शेड्यूल ऑन द एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल विच कैन फ्रेम लॉज ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमें 6th शेड्यूल का भी इन्होंने बता दिया है कि ये क्या होता है, तो वो लिख लेते हैं क्योंकि इनकी डिमांड है कि 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4th पॉइंट, 6th schedule. 6th schedule. An article of the constitution. An article of the constitution. मैं consti लिखूंगी, पूरा नहीं लिख रही हूँ. Consti that protects tribal populations through creation of autonomous development councils which can frame laws on land, public health, agriculture, ठीक है ना। As of now, 10 autonomous councils exist in tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ये भी लिखेंगे पॉइंट, सब पॉइंट बना लेंगे इसका। As of now, 10 autonomous councils exist in tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and मिजोरम। तो इसको पहले समझेंगे क्या है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस क्या बनती है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स बनती हैं, जिसमें ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपनी काउंसिल बनाते हैं, लोगों को बिठाते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं लॉज विद रिगार्ड टू लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। मतलब इनको पूरे इंडिया वाले लॉज नहीं एप्लीकेबल होते, इनके स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो इनको एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। अभी कहाँ कहाँ पर ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं ये बता दी, कितनी है, 10 ऑटोनॉमस बॉडीज है मिल मिला के। कहाँ पर है, असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है और मिजोरम में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है द हिंदू में से। 6th शेड्यूल क्या है, इनकी डिमांड्स क्या है, ये सारा हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आदित्य L1 में एंटर ऑर्बिट ऑन January 7। इसरो की फुल फॉर्म जितने MHCET के बच्चे हैं, ठीक है, वो इसरो की फुल फॉर्म उनको पता होनी चाहिए। इसरो एक्सपेक्ट्स इज आदित्य L1 सोलर प्रॉब टू एंटर इनटू ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंजियन। देखिए L1 आदित्य L1 क्या है, ठीक है, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर रहा है ये, ऑब्जर्वेशन ऑफ सन के लिए इसरो ने इसको भेजा है, किसके, ये हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है इंडिया का, ठीक है, आदित्य L1। अब L1 की फुल फॉर्म क्या है, लैग्रेंज 1। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर ये बैठ जाएगा और इसको इक्वल फोर्स मिलेगा सन की साइड से भी और अर्थ की साइड से भी, और यहाँ वाले पॉइंट से L1 पॉइंट से इसको सन हमेशा दिखता रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन अर्थ पे भेजता रहेगा। तो कह रहे हैं January 7 को ये पॉइंट एंटर कर जाएगा। अभी ये जा रहा है उधर वाली तरफ। इसरो एक्सपेक्ट्स टू लॉन्च GX अनमैन्ड ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट अहेड ऑफ गगनयान मैंड मिशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तो यहाँ पे गगनयान क्या है, गगनयान मैंड मिशन, हमने अपने लोग जो है स्पेस में भेजने हैं, तो उसका एक जो GX अनमैन्ड ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन है वो कब तक हो जाएगा, 2024 तक वो कह रहे हैं। ये हम लिख सकते हैं, इसरो एक्सपेक्ट्स GX अनमैन्ड, इसको नीटली लिखते हैं, इसरो एक्सपेक्ट्स लॉन्च ऑफ GX अनमैन्ड ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन flight ahead of Gaganyaan manned mission in first half of 2024। अब इसकी पिछली स्टोरी क्या है ये लिख लेते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, पता है तो मत लिखना।
जो गगनयान है वो क्या है? गगनयान इसरो का मिशन है जिसके अंदर, ठीक है, क्या करेंगे? मैन इन स्पेस, हम भेजेंगे मैन इन स्पेस, ठीक है। तो उससे पहले कि मैन इन स्पेस भेजे, ट्रायल्स हो रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने ट्रायल किया था कि अगर मिशन अबॉर्ट करना पड़ जाए तो ये कैसे रिकवर करेंगे उनको सी से, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट मिशन क्या है? ये एक रोबोट भेजेंगे स्पेस के अंदर और फिर उसका ह्यूमन वो दे करके टेस्टिंग करेंगे कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं तो वापस कैसे लेकर आएंगे। ये टेस्टिंग जो है ये GX अनमैन्ड ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे फॉर गगनयान, ठीक है। ये कब होगी? 2024 के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड है, ऐसा इसरो ने बोला है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। रिजेक्शन बाय गवर्नर डज नॉट मीन डेथ ऑफ द बिल। अब देखिए यहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गवर्नर वाली जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, बट आज थोड़ी और क्लैरिटी मिलती हुई तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आइए। द सुप्रीम कोर्ट in a 27-page judgment has clarified that the rejection of a bill by a governor does not mean its death, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नर जजमेंट has said rejection of a bill by governor does not mean its death। चलिए अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं। बैकग्राउंड में इसका मीनिंग आपको ज्यादा समझ में आएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। बैकग्राउंड में इसका मीनिंग मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि क्या है। इसका मीनिंग जो है वो है कि गवर्नर, ठीक है, एक बार बिल जब डिस्कस हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो गवर्नर के पास आता है। गवर्नर उसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। गवर्नर सेंड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, या फिर गवर्नर सेंड बैक कर सकता है, ठीक है ना, विद इंस्ट्रक्शंस, विद सम सम थिंग्स की बता सकता है कि ये डाल दो, ये रिमूव कर दो, ठीक है, या फिर विद होल्ड कर सकता है। अब क्या हो रहा था इतने दिनों से या सालों से कि ठीक है अगर अप्रूव कर दिया बहुत बढ़िया, सेंड टू प्रेसिडेंट तब भी चलो ठीक है, सेंड बैक विद रिकमेंडेशंस तब भी ठीक है, ठीक है ना। सेंड बैक विद किससे भेजते थे? रिकमेंडेशन से, ठीक है। रिकमेंडेशंस के साथ सेंड बैक कर दिया तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता था कि अगर अगेन भेजा जाता था तो मैंडेटरी होता था गवर्नर के लिए अप्रूव करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे विद होल्ड होने लग गया बिल, विद होल्डिंग द बिल। विद होल्ड में क्या होता था? तो गवर्नर के पास बिल आया, गवर्नर नहीं चाहता ये पास हो जाए, गवर्नर अपने पास ही रखता था और वो खत्म हो जाता था इवेंचुअली। बट अब जो सुप्रीम कोर्ट की 2023 के अंदर जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर विद होल्ड करना है वो कर ही नहीं सकता विद होल्ड, अल्टीमेटली उसको यहाँ वाली कि उसको ASAP एज सून एज पॉसिबल भेजना पड़ेगा लेजिस्लेचर के पास कि आप इसको रिकंसिडर करो, ठीक है। विद होल्ड का मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर बैठ ही जाओगे, तुम उसको वापस नहीं भेजोगे। तो ये जजमेंट आइए पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ राइटिंग फॉर a 3-judge bench held that a law proposed by state legislature is not distinguished merely because the governor refuses to sign his assent। मतलब गवर्नर ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, इसका मतलब वो खत्म नहीं हो जाएगा। The judgment explains that substantive portion of Article 200 of the Constitution provides the governor with 3 options। तो Article 200 जो है डिस्कस करता है the approval giving power of the governor। उसके अंदर वो कह रहा है Article 200 of the Constitution provides the governor with 3 options when presented with a bill: consent to the proposed law, withhold consent or reserve the bill for the consideration of the president। जो 3 हमने ऑप्शन डिस्कस करी। The first proviso of Article 200 goes on to say that the governor may send the withheld bill if it is not a money bill back to the house as soon as possible with a message। ठीक है, अगर वो वापस भेज रहा है for reconsideration, very good। The judgment holds that the first proviso does not offer the governor a 4 contingency। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो 4th ऑप्शन है withhold वाली अवेलेबल ही नहीं है गवर्नर के पास, उसको इन तीनों में से ही कुछ करना पड़ेगा, वो विदहोल्ड नहीं कर सकता है। इट इज मैंडेटरी, गवर्नर कैन नॉट चूज, ठीक है ना। द गवर्नर कैन नॉट, द चीफ जस्टिस हेल्ड दैट अ गवर्नर शुड नेसेसरली, ये हम लिखेंगे गवर्नर शुड नेसेसरली रिटर्न अ बिल टू द हाउस फॉर री-legislation after deciding
to withhold कंसेंट। ठीक है ना, गवर्नर शुड नेसेसिटी कि अगर मुझे कंसेंट नहीं देना है तो उसको मैंडेटरी है कि उसको रिटर्न करना पड़ेगा बिल हाउस को, कि वो दोबारा से देख सके कि इसका क्या करना है। खुद नहीं वो उसके ऊपर बैठ कर रख सकता कि मैंने रख लिया, ना तो मैं वापस दूंगा ना कुछ करूंगा इसका। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसीजर एन्यूमरेटेड इन फर्स्ट, तो ये सारा डिटेल में, बट हमें ये बताना चाहिए कि अब ये डिसीजन आ गया कोर्ट का, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए सीडीएस वालों का ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस के फॉर्म में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम वालों का वैसे ही क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं। उसके बाद लीडर्स ऑफ सेवरल लेफ्ट पार्टीज ऑन सैटरडे कमेमोरेटेड 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेटरन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर अशोक घोष। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे 100th बर्थ एनिवर्सरी of all India forward block AIFB leader Ashok Ghosh celebrated। ठीक है ना, रिमेम्बर्ड या सेलिब्रेटेड है तो बस, ठीक है, सेलिब्रेटेड ही आएगा वैसे तो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हु वाज ही घोष was one of the tallest leader of AIFB, a party set up by Ghosh was one of the leaders of AIFB, a party set up by Netaji Subhas Chandra Bose। In Hooghly, he was one of the founding members of Left Front in West Bengal. He was one of the founding members of Left Front in West Bengal। ठीक है, which ruled the state for 34 years from 1977। घोष passed away in 2016। तो हमें बस इतना ही बताना चाहिए एएफबी की फुल फॉर्म जो हमने टाइटल में लिख ली, और इन्होंने लेफ्ट फ्रंट फाउंड किया था, बस इतना पता होना चाहिए। अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री स्टार्ट्स डाटा पोर्टल, हेडिंग डालेंगे अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हेडिंग डालेंगे अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री starts डाटा पोर्टल। ठीक है ना, कौन सी मिनिस्ट्री? अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या स्टार्ट किया? डाटा पोर्टल स्टार्ट किया, तो इसको पढ़ेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स is making raw data from Indian cities available on a single platform for academics, researchers and stakeholders to help data driven policy making। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स is making raw data from Indian cities available on a single platform for academics, researchers and stakeholders to help data driven policy making।
ठीक है ना। तो डाटा ड्रिवन कि जो भी डाटा अवेलेबल करवा सकते हैं रिसर्चर्स, मतलब रिसर्चर डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं, रॉ डाटा अवेलेबल फ्रॉम इंडियन सिटीज टू एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स की वो डाटा लेकर सुजेस्ट कर सकें कि देखो यहाँ पर ये गलत है, ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये करें। इसको इन्होंने क्या बुलाया है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई 2.0 इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, असेसमेंट एंड असेसमेंट एंड monitoring platform for livable, inclusion and future ready urban India। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है और इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता चल गया कि डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं, इंडियन सिटीज का डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि जो भी रिसर्चर्स हैं वो डाटा उठा सके और सुजेस्ट कर सकें कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूजन एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आगे पढ़ेंगे। द वेबसाइट प्रोवाइड्स डाटा ऑन रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग टोटल कंजम्पशन, नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्टेड फॉर वाटर क्वालिटी, एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर, स्लम डेवलपर्स, रोड एक्सीडेंट्स, तो इन सब रिलेटेड से चीज़ों से डाटा प्रोवाइड होता है। Earlier, the ministry used data provided by the civic bodies to rank cities based on 4 indices: ease of living, municipal performance. तो ये सब पहले वो दूसरा डाटा यूज करते थे। The government is planning to bring out different reports on subsets of the 4 indices. The Urban Outcomes Framework 2022, which has been developed for the ministry by the National Institute of Urban Affairs and PwC India, shift the focus from indices to data। तो इंडाइसेस मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जो आती है रैंकिंग वगैरह से ज़्यादा जो शिफ्ट कर रहे हैं ये डाटा बेस्ड उस पर जा रहे हैं। With this, data across 14 sectors are streamlined to increase focus on data collection. Disaggregated data can be analyzed by experts। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये हम लिखेंगे, ये एक पॉइंट जो है थोड़ा डिफरेंट है इस वाली से, एम्पलीफायर वाला करा। अब यहाँ पर हम जो है ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2020, ठीक है ना, विच हैज बीन डेवलप्ड फॉर द मिनिस्ट्री बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड PwC India, shifts focus from the indices to data with a comprehensive list of indicators। ठीक है ना, तो ये करें। द इनिशिएटिव ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क। 14 सेक्टर्स आर डेमोग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशन। क्लैट वाले जो है ये सेक्टर्स जरूर नोट कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, सिटीज में लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, टाउन्स और विलेजेस से लोग कहाँ पर आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव बाय 2030 60 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू 37.7 इन 2011। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे विद दिस डाटा क्रॉस 14 सेक्टर्स आर स्ट्रीमलाइन टू इंक्रीज, ठीक है ना, डाटा अक्रॉस 14 सेक्टर्स कलेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 की। तो इसके अंदर मतलब पता चलेगा क्या है क्या नहीं, और एक ये है, तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की। IAF flies Modi on Tejas aircraft over Bangalore for 30 minutes। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी flies on Tejas in Bangalore। ठीक है, flown by group captain Debanjan
मंडल. दिस इज इम्पॉर्टेंट, किसने उनको उड़ाया. द सॉर्टी वॉज कैरिड आउट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु. ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड. अब यहाँ पे तेजस के बारे में बात करें कि भाई तेजस किसने क्या किया. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी and Hull. The part of IAF fleet for over 7 years. The IAF now operates 2 squadrons, which are the IAF operates 2 squadrons, which are 45 squadron, that is flying daggers. ठीक है, दूसरा है 18 squadron, that is flying bullets. ठीक है जी, तो ये हमें तेजस के बारे में पता होना चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ एयर, गारंटीड. यहाँ से ये तो क्वेश्चन आ सकता है. डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालना है तो वो इन दोनों पॉइंट्स में से निकालेंगे. ठीक है, यामीन कौन है. देखिए, मॉलडीव्स. वाई मॉलडीव्स हैज बीन इन न्यूज फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज मॉलडीव्स में न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं, न्यू प्रेसिडेंट आए हैं. ठीक है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट. मोहम्मद मुइजू. ठीक है ना, एंड ही इज इंडिया आउट करने वाला बंदा. ठीक है ना, यहाँ पर हमारी मिलिट्री बैठी हुई थी, उसने बोल दिया कि भाई इनको बाहर ले जाओ. ठीक है ना, इंडिया आउट ही इसका कैंपेन था और इसी कैंपेन के बेसिस पे ये इलेक्शन ये बंदा जीता. अब इसकी पार्टी में एक और जो इम्पोर्टेंट इंसान था वो था अब्दुल्ला यामीन. वो कह रहा है कि मैं अलग से पार्टी बनाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब्दुल्ला यामीन, who is the former president of Maldives, says would create a new party. अब ये इंडिया के लिए बहुत बढ़िया शायद हो सकता है. ठीक है, अब आगे चलेंगे. 8 months after Prime Minister Narendra Modi launched the Pan India rollout of shorter TB preventive treatment. ठीक है ना, 8 months ago PM Modi launched Pan India rollout of a shorter TB preventive treatment, that is TPT. कब लॉन्च किया. मार्च 2023. क्या बोला जाता है, कॉल्ड द 3HP. अब देखिए इसको दोबारा से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. 8 months अगो लॉन्च किया गया पैन इंडिया, पूरे इंडिया में, शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव मेजरमेंट. टीबी को प्रिवेंट करने, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने का ट्रीटमेंट जो शॉर्ट है, ज्यादा लंबी दवाई नहीं चलती है इसके अंदर, और इसको क्या बोला जाता है 3HP. ठीक है ना, इसके अंदर जो दवाइयां दी जाती हैं वो कौन सी हैं. वंस वीकली आइसोनाइज्ड रिफापेंटीन फॉर 12 weeks. स्टेट्स आर येट टू रिसीव. स्टेट्स हैव नॉट रिसीव्ड द states have not received not receiving लिख देते. चलो, states have not received आएगा, not receiving, चलो receiving लिख देते हैं, not receiving any medicine as such. ठीक है ना, ये ड्रग इसके अंदर कोई भी नहीं मिल रहा है. अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए है, टू प्रिवेंट all household contacts of a person from getting TB. ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, टीबी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है ना, अब उसके अंदर कि अगर किसी के घर के अंदर किसी को हो गया है,
किसी और को ना हो तो उसको प्रिवेंटिव डोजेस ये दी जाती हैं। तो ये है वो, अभी तक 3HP ये इसमें से भी नहीं आई है डोजेस, ये अलग बात है, बट यहाँ से क्वेश्चन अलग ही निकल सकता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे AI के बारे में। जो सैम अल्टमैन है, ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ ChatGPT, ठीक है ना। तो सैम अल्टमैन फाउंडर ऑफ, एक मिनट यहाँ पे ना ChatGPT की हम पूरी हिस्ट्री लिखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में आई है ChatGPT, इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ChatGPT का सबसे पहले ये कब आई, ठीक है। ChatGPT है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ढंग से यूज हो। ओपन AI द कंपनी दैट इज एट द एज ऑफ AI रेवोल्यूशन, ठीक है। सैम अल्टमैन, ठीक है, वाई इन न्यूज, वेन लिखेंगे वाई इन न्यूज, सैम अल्टमैन founder was ousted, now rejoins, ठीक है, वापस आ गया ये तो। बट अब यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं किसकी, ChatGPT की। तो ChatGPT कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन था इसके अंदर, ठीक है। फाउंडेड इन ओपन AI कंपनी, ChatGPT ने ओपन AI कंपनी है, ChatGPT उसका प्रोडक्ट है, यस, ओपन AI, ChatGPT इज द प्रोडक्ट, ठीक है। फाउंडेड इन 2015 एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। यहाँ पे कौन कौन है था इसमें, सैम अल्टमैन, एलन मस्क एंड इन्फोसिस, ठीक है ना। एलन मस्क जो है ही लेफ्ट, ठीक है ना, ही लेफ्ट। तो पीछे क्या क्यों ये हुआ, अब यहाँ पे ये ऑर्डर डिस्कस कर रहा है कि वाई दिस सैम अल्टमैन ही वॉज आउस्टेड, इसको बाहर फेंक दिया गया। अब ये वापस तो आ गया, पर क्यों फेंका गया, प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले फंडिंग बहुत आई, जब लोगों को लगा, कंपनीज को लगा कि हाँ कि लोग यूज करेंगे, AI आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट अल्टीमेटली ये दिखा कि भाई पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कोई तो कह रहा है कि पैसे कमाओ बढ़िया, कोई कह रहे हैं भाई हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम नॉन प्रॉफिट का मतलब कि हम प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं, लोगों की भलाई करने के लिए बैठे हैं, वो करते हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, ठीक है। तो इतना हमें पता होना चाहिए, ओपन AI कंपनी है, ChatGPT प्रोडक्ट है, सैम अल्टमैन जो बाहर चले गए थे दोबारा से आ गए, फाउंड किया था 2015 में, कौन कौन था जो फाउंड किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर यही सारी स्टोरी डिस्कस करी गई है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद बात कर रहे हैं इजराइल और हमास का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटिव सी इंफॉर्मेशन है, तो पढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बारी 2 मीटिंग्स करी हैं, एक तो कौन सी मीटिंग्स करी है, नरेंद्र मोदी होस्टेड 2 सेपरेट वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स, द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ G20 वर्चुअली कंक्लूड कर दी है। अब इसकी प्रेसिडेंसी किसने संभाल ली है, ब्राजील ने, ठीक है। दूसरा है सेकंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है ना। सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है, ठीक है ना, वर्चुअली होस्टेड बाय PM मोदी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये खत्म, ये हमको पता है। जो G20 वर्चुअल वाली है वो हमने बहुत बारी बात करी हुई है। अब इसके अंदर इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, वो कह रहे हैं कि इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप जो था वो इतना बढ़िया नहीं था, ये भी बात करें। बट इससे पहले ये बात करें October 7 के अटैक के बारे में, जो टेरर अटैक था, इंडिया ने वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इंडिया ने कहा यार देखो हम कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट वन थिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इज अ टेरर अटैक, ठीक है। उसके बाद द मोदी गवर्नमेंट हैज कंडेम टेररिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि बहुत सालों तक हमारा कोई इतना ज्यादा इनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं था इजराइल के साथ, हम बल्कि पैलेस्टीन की साइड लेते थे। इट वॉज इन 1992 जब हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करे, और वो भी कब हमारी इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ, कब हुआ अच्छा, जब हमारे को इन्होंने हेल्प करी कारगिल वॉर के अंदर, इन्होंने हमें बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करे, दैट इज द टाइम आवर रिलेशनशिप विद इजराइल इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर ये बता रहे हैं, सिंस द कारगिल वॉर वेयर इजराइल प्रोवाइडेड इंडिया क्रूशियल एंड टाइमली शिपमेंट्स ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनेशन, तो इंडिया जो है UN के अंदर भी कम बोलने लगा इजराइल के अगेंस्ट, और अपनी मतलब इजराइल का उनको पता चल गया कि हाँ यार ये हमें हेल्प करेगी,
ठीक है ना, जब हमारी कारगिल की वॉर हुई यूएसए हमारे साथ नहीं खड़ा था, इट वाज इजराइल विच वाज स्टैंडिंग, तो इसलिए हम उसकी तरफ ज्यादा झुक गए। अब यहाँ पे रिसेंटली इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, और इजराइल चाह रहा है कि हम भी हमास को, इंडिया जो है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। इंडिया has stood apart from Western countries in that it has not thus far banned Hamas or designated it as a terror organization as US, UK, Switzerland, Germany have moved to do. In an effort perhaps to push India to do so, Israel this week announced it was banning the Lashkar-e-Taiba, the group responsible for 26/11 terror attacks in Mumbai that included Israeli victims 15 years later. अब यहाँ पे ये हम लिखेंगे, ठीक है ना, Western countries like UK, Switzerland, US, Germany have banned Hamas, have designated, not banned, matlab designated Hamas as a terrorist organization, ठीक है ना। India has not designated, ये इजराइल वाला पॉइंट हमने लिखा था वैसे, पर चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इजराइल बैंड लश्कर ए तैयबा, a group responsible for Mumbai 26/11 टेरर अटैक्स, ठीक है ना। अब ये क्यों करा, अभी क्यों करा कि इंडिया जो है वो इशारा कर रहा है कि तुम भी हमास को बैन करो, तो देखते हैं इंडिया क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीजल्स वैक्सीनेशन ये लिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, that is CDC, said measles cases in 2022 have increased by 18% and deaths by 43% ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, कंपेयर टू 2021, ठीक है ना, कि वो कह रहे हैं कि मीजल्स के जो केसेस हैं वो ग्लोबली बढ़ गए हैं अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है। दिस रिपोर्ट टेक्स द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ्स टू सो एंड सो। द यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिफ्यूटेड अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट विच सेड दैट ग्लोबली 22 million children did not get their first measles shot in 2022 and that half of them live in 10 countries including India. अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया के ऊपर भी निशाना साधा है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has refuted, मतलब रिफ्यूज क्या है, refuted a part of report saying globally 22 million children did not get their first measles shot in 2022, ठीक है, and half of them live in 10 countries, half of them live in 10 countries including India, ठीक है ना, कि 22 मिलियन बच्चों को जो शॉट लगना होता है वो नहीं लगा, और इंडिया भी उसका पार्ट है। हमारी मिनिस्ट्री कह रही है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। द हेल्थ मिनिस्ट्री मेंटेन्स दैट जस्ट ओवर 21,000 इंडियन चिल्ड्रन जो है डिड नॉट गेट द शॉट, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया सेज ओनली 21,000 children have not got the shot, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया के ऊपर भी निशाना साधा है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has refuted a part of report saying globally 22 million children did not get their first measles shot in 2022 and half of them live in 10 countries including India, ठीक है। ठीक है ना,
did not get the shot and said that the WHO data is based on estimated number reported under WHO UNICEF 2022 report which covers the time period from 2022 to December 2022. ठीक है ना, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। ठीक है, उसमें अब आगे चलेंगे और क्या कह रहे हैं, द रीसेंट रिपोर्ट्स, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये मीजल्स की बात करें कि मीजल्स क्या होता है, क्या डिजीज क्या है। तो मीजल्स जो है, सबसे पहला पॉइंट, इज अ कंटेजियस डिजीज, मतलब फैल जाती है जैसे कोविड है, इज अ कंटेजियस डिजीज। ठीक है, caused by a virus which spreads through the air when an infected person coughs or sneezes. Measles starts with a cough, running nose, all of that. ठीक है, तो यहाँ पर measles can be prevented by measles can be prevented with MMR vaccine. Now this is a very very important point. ऐसे question पहले आ चुके हैं. The vaccine protects against 3 diseases. And which are those 3 diseases? That is measles, mumps and rubella. Measles, mumps and rubella. यहाँ पर एक और point add कर लो. That is the 4th point. This one. ठीक है ना? Ministry says, 4th is, Ministry says data based on an estimated number reported under WHO UNICEF estimates national immunization कवरेज। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी कॉपी पेस्ट मारा है, एस्टिमेशन के बेस के ऊपर डाटा दे रहे हैं, विच इज नॉट राइट। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। नाउ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नेदरलैंड्स में हु हैज कम टू पावर, हु विल कम टू पावर मोस्ट प्रोबेबली, नेदरलैंड्स में गीट विल्डर्स। ठीक है ना, अभी बनने दो फिर लिख लेंगे, बट अभी मैं बता रही हूँ बस। ठीक है ना, इन केस जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें पूछ लिया जाए। उसके बाद अर्जेंटीना के नेक्स्ट कौन है, मिस्टर जेवियर मिली, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट जो है अर्जेंटीना के। अब यहाँ पर ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हमने अवेलेबल करवाए हैं लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, दीज लेक्चर्स आर रियली रियली यूजफुल। आपको रिविजन करना है, आपने सब कुछ मिस कर दिया करंट अफेयर्स का, या फिर आपसे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप हमारे लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलती हैं इन करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में, ये मंथली लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, और आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, बट ये डिजी नोट्स होते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते आप। दे आर फॉर ₹300। जो ये नोट्स बना रही हूँ मैं आपको, ये भी मिल जाते हैं अलग से, आप ले सकते हैं इनको ₹100 पर मंथ में। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर MHCET 3 years एज वेल एज CUT 3 years, जो कि अवेलेबल है हमारी वेबसाइट loggery.in पर, तो आप चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे इंडिया अनाउंस्ड, ये लिखेंगे इंडिया अनाउंस्ड, लिखेंगे इंडिया अनाउंस्ड phased introduction of India announces phased introduction of biogas blending। ठीक है, इंट्रोड्यूस क्या किया इन्होंने, बायोगैस ब्लेंडिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या, इंडिया विल स्टार्ट ब्लेंडिंग कंप्रेस्ड बायोगैस, इंडिया विल start blending compressed biogas with natural gas to boost domestic
demand and cut reliance on natural gas imports. बायोगैस जो होती है वो एनिमल वेस्ट और इन सब पे बेस्ड होती है। तो अभी आज की डेट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं नेचुरल गैस। अगर हम मिक्स करने लग जाएंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो मैंडेटरी, अब ये लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा। इट इज समथिंग ऑन द लाइन विद इथेनॉल ब्लेंडिंग, और जब इथेनॉल ब्लेंडिंग अनाउंस हुई थी ना तो हर एग्जाम में देखने को मिला था क्वेश्चन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी phased introduction will start at 1% for use in automobiles and household from April 2025. The share of mandatory blending mandatory blending will then be increased to 5% by 2028. अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टार्टिंग में 1% होगी, फिर 5% हो जाएगी 2028। यहीं कहीं से आपका क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। इंडिया विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गैस ऑयल, शिप्स इन अबाउट हाफ ऑफ इट्स ओवरऑल गैस कंजम्पशन फ्रॉम बाहर से। द गवर्नमेंट ऑल्सो एम्स टू हैव 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल बाय 2027 एंड डबलिंग टू 2% 2028। प्लांट बेस्ड फ्यूल जो है हमारे एयरक्राफ्ट में भी जाने वाला है, तो ये भी आपका 4th पॉइंट बनेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू हैव 1% सस्टेनेबल, देखिए सबसे पहले तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की जो आपकी फुल फॉर्म है आपको ये भी याद करनी है, साफ इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल बाय 2027, doubling to 2% in 2028। जो ये है इसको क्या कर दिया जाएगा, 2028 तक डबल कर दिया जाएगा। अभी 1% हम फ्यूल जो है वो करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद क्या आ गया है, मीजल्स की वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन मेकर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैज इनवेल्ड मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन माबेला फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माबेला, ठीक है। माबेला वैक्सीन है ये, तो क्वेश्चन बन सकता है किस चीज के लिए, तो पॉइंट बनेगा वैक्सीन मेकर in IIL, that is Indian Immunologicals has unveiled measles and rubella vaccine, ठीक है ना। The live attenuated MR vaccine, it is a MR based vaccine, मतलब पैथोजन मतलब इन्फेक्टेड वो डाला गया है और फिर बॉडी को पता चलेगा कि हाँ अगर कल को ऐसा सा वायरस आया तो मुझे लड़ना है इससे, ठीक है। डेवलप्ड इन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद पॉलवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम माबेला, ठीक है ना। द वैक्सीन हैज बीन प्रूवन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव, ट्रायल्स हो चुके हैं, अनवेल्ड एज पार्ट ऑफ 25th IIL इंडिविजुअल ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो माबेला वैक्सीन है वो किसकी वैक्सीन है, कौन इसको लेकर आए हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in। loggery.in पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे 7 to 8 आवर्स में, आप फुल मंथ कर पाओगे, जिसमें आपको डिजी नोट्स भी है, क्लासेस भी है फॉर ₹300, डेली नोट्स ₹100 में मिल रहे हैं। MHCET और CUET के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक देम आउट। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल, बाय।